नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सारे मामले जिला जज को भेजे गए हैं और वाराणसी सिविल कोर्ट ही ज्ञानवापी का फैसला करेगा। 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी की करनी होगी। शिवलिंग की सुरक्षा से नमाज में बाधा न पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जिला प्रशासन वजू का इंतजाम करवाए, ये भी कहा गया है। 17 मई का आदेश आफ्टर 8 हफ्ते तक जारी रहेगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में ज्ञानवापी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन बड़ी खबर ये स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पूरा मामला है वो सिविल कोर्ट ही सुनाएगा। जिस तरीके से पहले दिन की सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि निपटारा सिविल कोर्ट करेगा और अब मामला जिला जज को भेजा गया है। वाराणसी सिविल कोर्ट ही ज्ञानवापी का फैसला करेगा। 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करनी है। लेकिन यह भी कहा गया है कि शिवलिंग की सुरक्षा से नमाज में बाधा न पहुंचे। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वजू का इंतजाम करवाएं। चूंकि शिवलिंग मिलने की जहां बात सामने आई है, उस स्थान को संरक्षित किया गया है, सील किया गया है। और ये सवाल आज मुस्लिम पक्ष के वकील ने उठाया भी सुप्रीम कोर्ट में कि वजू की दिक्कत आ रही है क्योंकि वजू की जगह को सील किया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन वजू का इंतजाम करवाएं और 17 मई का आदेश 8 हफ्ते तक जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा। तो देखिए, ये पूरी सुनवाई हो चुकी है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ गए हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वाराणसी से बने हुए हैं। वीरेश जी, आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, पहला ये कि 8 हफ्ते में सुनवाई करें, जो सिविल कोर्ट है वाराणसी की वही फैसला करेगी इस मामले पे। लेकिन जिला प्रशासन को एक जिम्मेदारी ये दी गई है कि शिवलिंग की सुरक्षा से नमाज में दिक्कत ना हो और वजू का वैकल्पिक इंतजाम करवाया जाए। ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन को निभानी होगी यहाँ पर। देखिए, जिला प्रशासन को जो जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे मामले को लेकर, जिला प्रशासन उसी दिन से एहतियात बरत रहा है जिस दिन से जुमे की नमाज थे और लगभग यहाँ 10,000 से ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया था। और जिला प्रशासन की चुस्ती और उससे पहले मुख्यमंत्री का आगमन होते ही सर्वे के दिन तक रहना और मुख्यमंत्री का जिला प्रशासन के ऊपर नकेल कसना कि हंगामा कैसे हुआ और हो हल्ला कैसे हुए, माहौल कैसे खराब किया गया, इस पूरे मामले में सक्रियता मुख्यमंत्री की अवनीश अवस्थी एसीएस होम के द्वारा लगातार नज़र बनाए रखना और जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब करना कि आखिर क्या माहौल चल रहा है बनारस में, काशी में और ज्ञानवापी के इस पूरे मामले में। यही वजह है कि जिला प्रशासन की गाड़ियां यहां लगातार मौजूद हैं। यहाँ के कमिश्नर हों, मंडलायुक्त हों और साथ ही साथ जो अन्य अधिकारी हैं वो लगातार एक्टिव हैं इस पूरे मामले पर। और ज़िला प्रशासन को जो जिम्मेदारी वजू खाने की सौंपी गई है वो जो अभी हमारी बात हुई यहाँ के ज़िलाधिकारी से, उनका भी साफ कहना था कि जो भी आदेश दिया गया है यहाँ के अमन शांति चैन के लिए वो किया जाएगा और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसे माना जाएगा। वजू खाना जो सील कर दिया गया है और वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है जिला प्रशासन को, वो जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन निभाएगा वजू खाना के लिए। और यहाँ आज जो जुमे की नमाज थी उसमें लोग अपने घरों से जल लेकर आए थे, पानी लेकर आए थे और जो कुछ लोटों में, कुछ गिलास में तमाम तरह की जो भी सुविधाएं हो सकती थी। हालांकि कुछ आपत्तियां थीं कि कैसे जो वजू खाना है बंद कर दिया गया, लेकिन उसी में जो शिवलिंग वर्सेज फाउंटेन का जो विवाद है वो उसी वजू खाने से संबंधित है। मोहम्मद मोइन, क्या कहना चाहेंगे जो जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है वजू खाना? देखिए, वो कहा गया है कि आप वैकल्पिक व्यवस्था करिए तब तक के लिए जब तक कि इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो जाता है, यानी सील नहीं खुल जाती है, यानी कुछ और नहीं हो जाता है। तो वैकल्पिक व्यवस्था आपको बता दें कि आज मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। व्यवस्था ये की गई थी कि 2 ड्रम में पानी भर दिया गया था
वहाँ वो ड्रम से पानी लेकर कई लोटे रख दिए गए थे, लोग लोटे को ड्रम में डुबोकर उससे पानी ले रहे थे। और जो मस्जिद का आंगन है जो सबसे बाईं तरफ का, यानी ये जो मीनार है, मीनार के बाईं तरफ का जो हिस्सा है, जो बड़ा सा आंगन है, वजू खाने के बाहर 2 तरफ से 3 तरफ से खाली जो जगह है, वहीं पर बैठकर लोगों ने वजू किया। वैसे ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी थी, इस बात का इल्म था, इसी वजह से वो घर से वजू करके आए हुए थे। और नहीं, ठीक सामने आप देख सकते हैं, मुझे लगता है ज्ञानवापी मस्जिद, और इसमें 50 फीट से ज़्यादा की दूरी नहीं होगी, ये बीवी रजिया की मस्जिद है और ये भी काफ़ी कैपेसिटी इसमें भी है, इसमें भी बड़ा वज़ू खाना है। तो जो लोग नहीं वज़ू करके आए थे उन्होंने यहाँ वज़ू किया और तमाम लोगों ने मस्जिद के अंदर वज़ू किया। तो वज़ू खाना बंद होने से ये तो कहा जा सकता है कि नमाजियों को दिक्कत हुई, लेकिन उनकी इबादत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और ज़िला प्रशासन को यही कहा है कि कोर्ट के समय जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कि वजू खाने को जो सील किया गया है उस आदेश को बदल दिया जाए। यूपी सरकार ने मस्जिद कमेटी की इस दलील का विरोध किया, कानून व्यवस्था का हवाला दिया। कोर्ट ने जिला जज के पास मामले को सुनवाई के लिए भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। कोर्ट ने निचली अदालत को ऑर्डर 7 रूल 11 मामले की सुनवाई 8 हफ्ते में पूरा करने को कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वजू के लिए कोई व्यवस्था की जाए, वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि 2 ड्रम रख दिए गए थे और उस ड्रम के पानी से निकाल कर वजू किया जा रहा था। कुछ लोगों ने लोटे का पानी घर से लाया हुआ था, कुछ लोगों ने अपनी व्यवस्था की हुई थी जिससे वो वजू किए। तो वजू खाने को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था जो कहा गया है कोर्ट की तरफ से, लेकिन इंतजामिया कमेटी ने खुद वैकल्पिक व्यवस्था। देखिए, तमाम ऑप्शन होते हैं जो जिसके पक्ष में आदेश नहीं आता। जैसे मस्जिद की जो इंतज़ामिया कमेटी है, यानी हम सीधे तौर पर कहें कि जो मुस्लिम पक्ष है, अगर उसको एतराज़ है, जिला जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न है, तो वो उनके आदेश को चुनौती दे सकता है। निचली अदालत में जिला जज के यहाँ भी चुनौती दे सकता है। अगर जिला जज के यहाँ ना चाहे तो वो सीधे हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो तमाम विकल्प होते हैं, आप उन कानूनी जो विकल्प, और वो तमाम विकल्प जो हैं वो कानूनी तौर पर आगे बढ़ते भी रहेंगे। विनेश जी आते हैं आपके पास, अविनाश का भी रुख कर लेते हैं। अविनाश, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी, सारे पक्ष रखे जा रहे थे, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर थोड़ी गर्मा गर्मी वाली स्थिति बनी कोर्ट के अंदर? देखिए, अगर बात करें तो अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी के वकील हुज़ैफा अहमदी वो लगातार इस बात से कहीं ना कहीं सशंकित थे कि जो वाराणसी की सिविल कोर्ट है वो एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। और लगातार वो सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम सारे न्यायाधीश हैं जो बेंच में बैठे थे उनके सामने इस बात का लगातार जिक्र कर रहे थे कि वाराणसी की जो सिविल कोर्ट है वो एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है और हद से गुजर रही है, यानी कि जो फैसले जिस तरीके से दिए जाने चाहिए न्यायपूर्ण, वो न्यायपूर्ण फैसले नहीं दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अगर देखिए तो जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा था उसमें साफ तौर पे ये कहा कि जिस तरीके से जो सिविल कोर्ट है इस मामले को सुन रही है उनसे ज़्यादा अनुभव डिस्ट्रिक्ट जज को रहता है, यानी कि जिला जज को रहता है, लिहाजा जिला जज इस पूरे मामले की सुनवाई करे। तो जो अगर बात करें अब इस पूरे मामले की सुनवाई जिला जज तो करेंगे ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट घोषित कराने की कोशिश की जा रही थी, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मामला आ जाता तो हो सकता है कि हिंदू पक्ष ने जो तमाम सारी याचिकाएं दायर की है वो खारिज हो जाती और इसके बाद अगर बात करें जो तमाम सारा वाद इसमें चल रहा है वो खारिज हो जाता और फिर जो यथास्थिति थी वो बरकरार हो जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं माना है, यानी कि ये एक बड़ी चीज़ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो खास तौर से अगर बात करें तो जो मुस्लिम पक्ष है वो इस बात की मांग लगातार कर रहा था कि 500 साल पुरानी ये मस्जिद है और 15 अगस्त 1947 का भी हवाला दिया गया कि जब देश आज़ाद हुआ तब भी ये मस्जिद थी और वहाँ पर विवाद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि इस मामले को हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं कि किसी एक धार्मिक स्थान के अंदर दूसरे धार्मिक स्थान की मौजूदगी। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था विनाश, और इस पर चर्चा के लिए विनेश जी का रुख कर लेते हैं। विनेश जी, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट अविनाश ने उस दौरान बताया था जब सुनवाई चल रही थी, तो जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन हो रहा है, वाराणसी सिविल कोर्ट के जो आदेश हैं अवैध हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आखिर उस एक्ट में ये कहाँ लिखा है कि एक धार्मिक स्थान में अगर दूसरे धार्मिक स्थान के सबूत मिल जाते हैं तो उसकी जांच नहीं कर सकते। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर प्रोसीडिंग के समय ये वाकया हुआ जब इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। जो मुस्लिम पक्ष है कि 1991 एक्ट का हवाला दिया जा रहा था बार बार, ये एक्ट जो 1991 एक्ट है नरसिम्हा राव के ज़माने का, उसे
हवाला दिया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सवाल पूछा तो इसका कोई जवाब नहीं था मुस्लिम पक्ष के पास कि अगर दूसरे धर्म से संबंधित कोई साक्ष्य मिलता है तो क्या जांच नहीं की जा सकती है, क्या उस पर बात नहीं की जा सकती है, क्या उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है, क्या देखा नहीं जा सकता है। 1991 एक्ट में कहाँ ये लिखा है। जब सवाल इस तरह के पूछे गए तो इसका कोई जवाब मुस्लिम पक्ष के पास, उनके वकीलों के पास नहीं था। उनके पास कोई दलील नहीं थी कि वो इस तरह की बातों का जवाब दे सकें, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये सवाल किया वो बहुत ही मौजूद था, बहुत ही मौलिक सवाल था। और 1991 के एक्ट को लेकर बार बार दलील दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। जब 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में ये एक्ट लाया गया था, अयोध्या विवाद के बाद, अयोध्या जो तथाकथित विवादित मस्जिद के विध्वंस के बाद का ये एक्ट है कि यथा स्थिति बनाई रखी जाए। 1947 के बाद से, आज़ादी के बाद से जो भी धार्मिक स्थल हैं उसमें कोई हेरफेर न किया जाए, इसी दलील को लेकर मुस्लिम पक्ष बेहद उत्साहित तरीके से उनके पक्ष के वकीलों ने जब ये वहाँ पर अपने पक्ष को रखा तो बहुत ही करीने से जो जज हैं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर ये कहाँ लिखा है, इस बात का कहाँ जिक्र है कि अगर दूसरे धर्म के कुछ अवशेष मिलते हैं, अगर दूसरे धर्म के कुछ टुकड़े मिलते हैं, कुछ स्मृति चिन्ह मिलता है तो उसकी जांच न हो, वहाँ पर उसका कोई उल्लेख न हो, ऐसा नहीं संभव है। तब इसका कोई जवाब नहीं था। मोहम्मद मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अदालत में जब काम होता है, जो कार्रवाई होती है, जो सुनवाई होती है, जो फैसले होते हैं, वो भावनाओं के आधार पर नहीं होते हैं, वो तथ्यों के आधार पर होते हैं, नियम कायदे कानून के आधार पर होते हैं, संविधान के आधार पर होते हैं। तो वहाँ भावनाओं का जिक्र करके जो है वो अपने पक्ष में कोई ऑर्डर नहीं ले सकते। भावनाओं का ही जिक्र ज्यादा किया जा रहा है। नीतीश पांडे, भावनाओं के जिक्र से कोर्ट प्रभावित नहीं होता, वो तो फैक्ट्स चेक करता है, तथ्य चेक करता है और आर्गूमेंट्स। निश्चित तौर पर ये पूरा जो मामला है वीरेश जी, अगर बात करें तो साक्ष्य साफ तौर पे अभी तक की जानकारी के अनुसार कोर्ट के कमीशन में मंदिर या कहे कि मस्जिद, इसको जो भी कह ले, लेकिन इस पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर मिले हैं जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें चाहे वो शेषनाग का जिक्र हो, चाहे फूल पत्तियों का जिक्र हो, आकृतियों का जिक्र हो, ये सब कुछ मिला है। और इसके साथ वजू खाने में एक काले पत्थर का भी जिक्र है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, वो भी मिला है। तो ऐसी स्थिति में साक्ष्य तो सामने है, तो इन साक्ष्यों के आधार पर ही बात होनी चाहिए। और शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर कहा है कि जब ऐसी बिल्डिंग में ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो क्या वहाँ पर बात होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर बात साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए, बात इन साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए जो भीतर मिले हैं। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर दलील दी जा रही थी, ली जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुनाया है, टिप्पणी भी की है इस पूरे मामले को लेकर। अवधेश, बिल्कुल, तो यही टिप्पणी हुई। और अविनाश को एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। अविनाश, ये एक मसला था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया था। इसके अलावा हिंदू पक्ष की बात करें तो कौन कौन से फैक्ट्स रखे गए, क्या क्या दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई जो महत्वपूर्ण रही आज के फैसले को लेकर? जी देखिए, अगर बात करें तो हिंदू पक्ष ज़्यादा दलीलें नहीं रखा है, क्योंकि अगर बात करें तो इस पर पूरे प्रोसीडिंग पे सबसे बड़ी आपत्ति थी अंजुम इस्लामिया मस्जिद कमेटी की। तो उन्हीं के वकील हुज़ैफा अहमदी ने तमाम सारे अपने यहाँ पे पक्ष रखे। और इसके बाद अगर बात करें तो हिंदू पक्ष की ओर से खासतौर से अगर बात करें तो वकील CS वैद्यनाथन थोड़ी बहस जरूर की है, लेकिन उनकी बहस ज़्यादा लंबी नहीं थी, उनकी तकरीर ज़्यादा लंबी नहीं थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था और हिंदू पक्ष ने जो अपना जवाब भी दाखिल किया था उस जवाब को भी सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा होगा, जाहिर तौर से बात है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि ये जो मस्जिद है, जिसकी मस्जिद का जिक्र किया जाता है, वास्तव में इससे जब मुगल शासक थे और उस समय औरंगजेब जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने कई तरीकों से इस पे मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया था। और जो मस्जिद कमेटी है या जो मुस्लिम पक्ष है उनके पास इससे संबंधित कोई दस्तावेज भी नहीं है, लिहाजा इस जगह के जो मालिकाना हक है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं का, ये पक्ष उनकी ओर से रखा गया था। लेकिन जिस तरीके से जब वकील CS वैद्यनाथन यहाँ पे पेश हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो तमाम सारी प्रोसीडिंग है वाराणसी कोर्ट की वो ठीक चल रही है, उस पर किसी भी तरीके से प्रतिबंध न लगाया जाए। उनकी ओर से ऐसा डिमांड जरूर था, क्योंकि हिंदू पक्ष आहत नहीं था वाराणसी की जो तमाम सारी प्रोसीडिंग हो रही थी सिविल कोर्ट के अंदर, उसको उससे आपत्ति नहीं थी। आपत्ति अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष को थी और याचिका भी मुस्लिम पक्ष की ही थी। खासतौर से अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी के जो वकील थे हुज़ैफा अहमदी, उन्होंने ये याचिका दायर की थी। तो जब भी कोई याचिका दायर करता है इस तरीके से तो उसकी दलीलें ज्यादा रखी जाती है। बिल्कुल अविनाश, जो पक्ष रहता है उसको जो तमाम सारी जो दलीलें, बिल्कुल अविनाश, ये तमाम दलीलें हुई हमारे पास, ये दलीलें हैं। आप बने रहे वीरेश जी हमारे साथ बने। बड़ी खबर का रुख करते हैं। थोड़ी देर में
एबीपी गंगा पर आजम खान को एक्सक्लूसिव सुनिए। आजम खान बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। 27 महीने के बाद चुप्पी तोड़ने जा रहे हैं आजम खान। रामपुर में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर और निगाहें सभी की है, क्योंकि 27 महीने के बाद वो अपने को लेकर क्या बोलेंगे, अपनों को लेकर क्या बोलेंगे, सियासत को लेकर क्या बोलेंगे, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर क्या बोलेंगे, वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब थोड़ी देर में मिलेंगे। और थोड़ी देर में एबीपी गंगा पर आप एक्सक्लूसिव आजम खान को सुनेंगे। आजम खान बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। 27 महीने के बाद चुप्पी टूटेगी तो आखिर कौन कौन सी बातें निकल कर सामने आएंगी, ये महत्वपूर्ण चीजें। हमारे साथ रामपुर से उबैदुर रहमान जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, जिस तरीके से 27 महीने के बाद घर वापसी हुई और घर जाने से पहले भी उन्होंने जिस तरीके से बात की लोगों से, तमाम चीजों को उन्होंने कहा कि मैं जिंदा भी अगर खड़ा हूं तो खुदा की रहमत है। कितनी देर में रामपुर में आजम खान मीडिया के सामने आने जा रहे हैं, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? जी अखिलेश, आजम खान थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हम आजम खान के घर के अंदर हैं और इस बैठक के अंदर सभी मीडिया कर्मी जो हैं वो बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में आजम खान खुद जो हैं वो पत्रकारों को संबोधित करेंगे। आज आजम खान जब घर पहुंचे हैं, अपने समर्थकों के बीच जब बात कर रहे थे तो बहुत भावुक थे, इमोशनल थे और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी परीक्षा दे दी है, अब आप लोगों की परीक्षा है। यानी कि समर्थकों का सहयोग उन्हें चाहिए, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में है जब एक तरफ समाजवादी पार्टी से नाराज़गी बताई जा रही है, दूसरी तरफ उनके ऊपर जो मुकदमे थे उस पर उसकी सुनवाई चल रही है, उनमें वो जमानत पर आए हैं। तो ऐसे में आजम खान के चारों तरफ जो संकट के बादल थे वो थोड़े छटे ज़रूर हैं, लेकिन अभी जो परीक्षा है वो उनकी जारी है। इसीलिए उन्होंने बहुत भावुक होकर के लोगों से कहा कि अब आप लोगों की परीक्षा का वक्त शुरू हो गया है, मैं आपके बीच में आ गया हूं। और हम इस वक्त आजम खान के घर के अंदर हैं। थोड़ी देर में आजम खान जो है यहाँ पर आकर बैठने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने वाले हैं। हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी आजम खान जो है वो आए नहीं हैं। सभी पत्रकार जो हैं वो अपने कैमरे लगाए हुए बैठे हुए हैं और यहीं पर आजम खान अपनी बैठक में पत्रकारों को संबोधित करेंगे। थोड़ी देर में ही आजम खान अभी फ्रेश हो रहे हैं, क्योंकि अभी पहुंचे हैं, लंबा सफ़र तय करके पहुंचे हैं और कई घंटे का सफ़र था। और जब रामपुर में वो पहुंचे हैं तो जगह जगह उनका काफिला जो था वो रुक रहा बिल्कुल था। तो थोड़ी देर में रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आजम खान। उबैदुर रहमान बने रहे, एक बार फिर से बता देते हैं। तो थोड़ी देर में आप सुनिए एक्सक्लूसिव, रामपुर में आजम खान अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि 27 महीने के बाद चुप्पी टूटेगी। लेकिन उबैदुर रहमान, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आवास में पहुंच रहे थे उसके पहले की तस्वीरें तो हमने दिखाई कि किस तरीके से बड़ी भावुक तरीके से उन्होंने इसी तरीके से अपनी कार पर खड़े होकर बातचीत की। घर के भीतर क्या चीजें आएंगी वही हम दिखाएंगे, लेकिन देखिए जब वो अपने आवास पर पहुंच रहे थे उससे पहले उन्होंने क्या लोगों से कहा वो हम सुनवाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे शुरू होगी आपको लेकर चलेंगे। कुर्बानी हालात ने हमसे ली थी और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं, हालात ने कभी कोई कुर्बानी ली है। 40 साल का 20 का सफर बेकार नहीं जाएगा। और जो रिश्ते आज भी हैं, कुछ दिनों की छुट्टी चाहेंगे अपने इलाज के लिए, कुछ दिनों की छुट्टी चाहेंगे अपने इलाज के लिए। और आज शुक्रिया अदा करेंगे उस अदलिया का, इंसाफ करने वालों का, जिन्होंने ये साबित किया कि अभी इंसाफ का ज़मीर जिंदा है। इस दरख्त की जड़ों में जहर डालने वाले लोग अपने हैं, बेशक। गम ये नहीं है कि इस दरख्त के दुश्मन कौन हैं, बेशक। शर्मिंदगी इस बात की है कि इस तालीमी मिशन को नुकसान पहुंचाने वाले या नफरत के एजेंडे वालों की तरफ से, लेकिन ज्यादातर जुल्म तुम पर, हम पर और हमारे आने वाले हमारे ही अपने हाथों से होगा। हमें दुआ करनी चाहिए कि मालिक उनकी इस्लाह करे। बेशक हमने ये गलियां तकरीबन 3.5 बरस बाद देखी हैं, बेशक। और हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मोजज़ा सा है, बेशक। बहुत दुआएं करी लोगों ने, क्योंकि हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में
तो सुना आपने रामपुर में बड़ी भावुक बातें आजम खान ने की और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर निगाहें बनी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे कि 27 महीने के बाद चुप्पी टूटेगी तो आजम खान क्या बोलेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर युवक युवती ने सुसाइड किया है। वेस्ट गौर सिटी में 22वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। सुसाइड मामले से हड़कंप मच गया है। 2 महीने पहले ही सोसाइटी में रहने आए थे और सुसाइड मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर युवक युवती ने सुसाइड कर लिया और ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौर सिटी के 22वीं मंजिल से कूदकर इन्होंने जान दी है। 2 महीने पहले ही सोसाइटी में रहने के लिए आए थे। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और अब मामले की जांच चल रही है।